नमस्कार, मी सागर राजे. प्रभात पर्व न्यूजवर आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्यासोबत असं एक आगळंवेगळं व्यक्तिमत्व आहे की ज्यांनी वयाच्या फक्त 28व्या वर्षी सायकोलॉजी म्हणजे मानसशास्त्र अशा कठीण विषयामध्ये PhD या ठिकाणी मिळवलेली आहे. ज्यांनी अनेक पुस्तकं लिहिलेली आहेत, अनेक कविता लिहिलेल्या आहेत. जवळपास त्यांची 5 ते 6 पुस्तकं या ठिकाणी मी पाहतो की ती प्रकाशित झालेली आहे. ज्यांची स्वतःची वेबसाईट आहे आणि मानवी जीवन कशा रीतीनं सफल करता येऊ शकेल, कशा रीतीने तुम्हाला यशस्वी होता येईल, शिवाय आपण कशा रीतीने आनंदी राहू शकू, अशा अनेक बाबतीमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. ONGC सारख्या कंपनीमध्ये ते सायकॉलॉजिस्ट म्हणून एक स्पेशल डिपार्टमेंट होतं, ज्याच्यामध्ये ते मॅनेजमेंट किंवा एम्प्लॉई यांना कशा रीतीनं मार्गदर्शन करता येईल, त्यांचा परफॉर्मन्स कसा सुधारेल अशासाठी काम केलेलं आहे. जे स्वतः पनवेलला राहत होते असे एक आगळंवेगळं व्यक्तिमत्व आहेत, ज्यांचं नाव डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता आहेत. तर त्यांच्याशी आपण आज या माध्यमातून चर्चा करना आहोत. गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रभात पर्व न्यूज़ में. आपने 28 की उम्र में PhD में आपको मिली है और कितने तो किताबें आपने लिखी है, मानवी मूल्यों के बारे में आपने लिखा है. एज ए थिंकर आपको पहचाना जाता है, एज ए साइकोलॉजिस्ट आपको जाना जाता है. तो इस भाग तोड़ के ज़माने में हर एक को सुकून चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, इसके बारे में सब कुछ पूरे लोग दौड़ रहे. तो इसके बारे में तो मुझे बोलना है. पहले आपके बारे में आपका खुद का इंट्रोडक्शन हमारे प्रेक्षकों को दीजिए. आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता है. मैंने 28 साल की उम्र में PhD किया और मैंने देश के 80,000 लोग का अध्ययन किया के व्यक्तित्व का, और जिनका अध्ययन से प्रोफेसर रेमंड बर्नार्ड कैटल जो कहते थे पर्सनालिटी इज़ परफेक्ट प्रेडिक्शन, मैंने उसको आधार बनाया और किया. तो केरल और कश्मीर ये 2 जगह ऐसी हैं जो मैं घूमा हूँ लेकिन मैंने देखा नहीं है. बाकी ONGC के सर्विस में या डालमियास की सर्विस में रहते हुए मैंने जो है पूरा हिंदुस्तान देखा है. मतलब जो डिस्ट्रिक्ट सुंदरगढ़ में राजगंगपुर, वहाँ के आदिवासियों का भी अध्ययन किया है मैंने. और मैंने जो है जालमिया मैग्नेसाइट के चक्कर में साउथ में भी अध्ययन किया है. और पूरा भारत आप घूमे? पूरा हिंदुस्तान का मैंने किया आहे, जहाँ जहाँ काम चला आहे. खरं म्हणजे ना, ते आता वयोमान झाल्या कारणाने किंवा अस्थमाच्या आजाराने ते अनेक दिवसांपासून पीडित आहेत आणि त्याच्यामुळे ते एक संघ कदाचित बोलू शकणार नाही. तो आप, मुझे मालूम है कि अस्थमा से आप बीमार हैं, तो शायद आप कंटिन्यू नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उनके विचार है ना सुनने लायक है. तो मैंने जो सब्जेक्ट शुरुआत किया कि आजकल हर एक आदमी अपने जो भौतिक जो आपकी चीज़ें हैं उसके पीछे दौड़ रहा है. किसी को अपने घर में बच्चों का पेट पालना है, किसी को बिजनेस में आगे बढ़ना है. इस भाग दौड़ में आदमी डिप्रेशन उसको आ रहा है, सुखी नहीं है. तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आदमी को सक्सेसफुल भी होना है और आदमी को सुखी भी रहना है, और मानसिक जो आपका आरोग्य है उसको भी रखना है, ठीक रखना है. तो इसके लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट आप क्या उनको सलाह देंगे? अभी मेरे पास एक केस आया, वो डॉक्टर थी और उसको डिप्रेशन होता था. मैं बोला आप कुछ मत करो, आप दौड़ो और जब थक जाओ तो लेट जाओ, तब फिर दौड़ो, आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा. और उसके बाद उनको बताया कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया. क्यों? शरीर और मन ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं. जब हमारा साहित्य लिखा गया उस वक्त आत्मा का निवास हृदय में होता था. बाद में विज्ञान ने बताया कि आत्मा का निवास नर्वस सिस्टम में है. तो नर्वस सिस्टम तो बहुत है. उसी तरीके से हमारे 3 सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम
और इम्यून सिस्टम। आपने देखा होगा कि इम्यूनिटी जब लोगों की कम हो जाती है तो किसी को कोरोना हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। तो ये 3 सिस्टम हमें इंटैक्ट रखने होते हैं, इनके लिए अलग तरीके से काम करना होता है। तो इसके लिए डार्विन नामक एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि भाई आज की तारीख में आप अपने स्वास्थ्य के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने संबंधों के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या कर रहे हो। जीवन को अर्थपूर्ण आप तब तक बना ही नहीं सकते जब तक आप ऐसा काम ना करें जो जीवन को अर्थ दे। तो मैंने उस पर काम किया। उसी तरीके से प्रोफेसर रेमंड बर्नार्ड कैटल, उन्होंने ये बताया कि पर्सनालिटी इज़ परफेक्ट प्रेडिक्शन। आपके जो व्यक्तित्व है वही अपने आप में प्रेडिक्शन है। तो मैंने उस पर एक कविता भी लिखी, सत्ता का दर्प राजनेता को स्वार्थ के दलदल में धंसा देता है, मनोरंजन का व्यापार अभिनेता को वासनाओं का पुतला बना देता है। जाड़ों की अमावसी रात और इतने बड़े आकाश पर एक नन्हा सा मामूली सितारा भी रही। कोई बतलाए जिंदगी कैसे रोशनी उगलेगी, किसको फुर्सत है कौन रोशनी की तलाश करे, हर एक मुब्तला है अपने अपने अंधेरों में। जो लोग हैं जो शांति और इसकी बातें करते रहते हैं, तो वो लोग हैं जो शांति की बातें नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप में ही एक जो चक्रव्यूह बना हुआ है उसमें ही अटके हुए हैं और फिर बातें कर रहे हैं शांति चाहिए, शांति चाहिए। भाई शांति अगर चाहिए तो आप शांति के लिए काम करो ना। काम क्या करना है, आप दिमाग को आराम दो, शरीर से की सेवा करो। शरीर योग क्या है, योग शरीर की सेवा ही तो है। यानी थोडक्यात त्यांचं म्हणणं काय की आजकाल काय झालेलं आहे, लोक शरीराला आराम देतात आणि मनाला कामामध्ये गुंतवून ठेवतात. जर तुम्हाला खरोखर शांती पाहिजे असेल तर मनाला आराम द्या आणि शरीराला काम द्या, असं थोडक्यात त्यांचं म्हणणं आहे. खरं म्हणजे त्यांची अनेक पुस्तकं या ठिकाणी मी दाखवू शकतो की त्यांनी पहिलं पुस्तक लिहिलं की मेरा शरीर मेरे भगवान का मंदिर असं एक पुस्तक आहे. दुसरं आहे सावित्री. ही सगळी हिंदी भाषिक पुस्तकं आहेत. एक प्रेरणादायक संग्रह. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आजकाल प्रत्येकाला म्हणजे काय आहे बाबा, म्हणजे प्रत्येकाला पैसा पाहिजे असतो, श्रीमंती पाहिजे असते, कारण त्याला ह्या जगामध्ये जी भौतिक सुखाचा त्याला आनंद घ्यायचा असतो. मग त्याच्यामध्ये मग अशा वेळेला अपनी गरिबी से बाहर कैसे निकले असं एक महत्त्वाचं पुस्तक आहे. त्याच्याविषयी खरं म्हणजे आपण बोलू. आणि आझादी असं एक नाव पुस्तकाचं आहे. पहिले आपने और परिवार के झमोले से तो निकले असं एक वेगळंच म्हणजे पुस्तक आहे. आणि दुसरं एक काव्यसंग्रह आहे हिमखंड. आणि शेवटचं एक पुस्तक आहे की खुला आकाश. मला आहे ना एक खरं म्हणजे जे सगळ्यांना कदाचित याच पुस्तकाविषयी जास्त ऐकायचं असेल तो पुस्तक म्हणजे अपनी गरिबी से कैसे बाहर निकले. सगळ्यांना आजकाल पैसा पाहिजे आणि त्यांना श्रीमंत व्हायचे. एक मोटिवेशनल एक असं समझू शकाल कि एक पुस्तक है अपनी गरीबी से बाहर कैसे निकले. इसी टाइटल में आपका किताब है. थोड़ा सा बताइए इसके बारे में. ये किताब है. तो ये जो गरीबी है वो ये है कि हम नहीं समझते हमें क्या चीज़ फ़ायदा करती है तो क्या नुकसान करती है. सफल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है और असफल होने के लिए क्या करना पड़ता है. उसी तरीके कुछ और लोगों की पत्नियां उन्हें नैग करती हैं ज़बरदस्त तरीके से. वो नैगिंग क्यों होती है, ये सारी चीज़ें मैंने इस किताब में मैंने समझाई हैं. असफल होते हैं तो क्यों होते हैं और
कुछ परमानेंट असफल होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत असफल होते हैं। उसी तरीके से कुछ को नेचर की सपोर्ट मिलती है तो कुछ को नहीं मिलती है, वो इससे पता लग जाती है। ओके, यांनी त्यांचं असं म्हणणं आहे की निसर्गाची देखील एखाद्या माणसाला साथ मिळत असते यशस्वी होण्यासाठी, आणि कधीकधी अन्य आपले जे निर्णय आहेत म्हणजे आपण करत असलेलं कामच आपल्याला सफल किंवा असफल ठरवतो, आणि ते माणसाला माहीत देखील असतं की हे करतोय ते चुकीचं करतोय, याच्यानं आपल्याला अपयश येऊ शकतं, तरी देखील ते करत असतात सातत्यानं. असंच या थोडंसं या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे की आपनी गरीबी से कैसे बचे. सावित्री अजून एक त्यांचं पुस्तक आहे सावित्री, तर थोडंसं आहे ना त्या सावित्री या पुस्तकाविषयी आपण थोडंसं जाणूया. ये सावित्री एक्चुअली आजकल तो दौर चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट का, और आपने सावित्री जो किताब लिखी उसमें तो अलग दिख रहा है कुछ कुछ. म्हणजे त्यांना यम जसं सावित्रीच्या इच्छेनुसार तो सत्यवानाचं परत करतो त्या सावित्रीला, असंच काहीतरी चित्र दिसते. सावित्री किताब में क्या लिखा हमारे मस्तिष्क में दो तरीके के सेल होते हैं, है? ओके एक को कहते हैं न्यूरॉन सेल, दूसरे को कहते हैं ग्लियल सेल। ओके. न्यूरॉन सेल तब काम करते हैं जैसे कंप्यूटर का, अगर वो गायब बंद हो जाए तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। उसी तरीके जीवन, ग्लियल सेल का काम है कि हमारा मस्तिष्क जो है उसमें जो हार्मोन बन रहे हैं उनकी वो सफाई करे। अगर वो सफाई नहीं करेगा तो मस्तिष्क काम नहीं करेगा। अब लोगों का क्या हो रहा है कि लोग लगातार दिमाग से काम ले रहे हैं, तो ग्लियल सेल को काम करने का मौका नहीं मिल रहा। नतीजा क्या हो रहा है कि उनकी गरीबी वहीं रहती है, उनकी परेशानियां वहीं की वहीं रहती है। ग्लियल सेल को जब काम करने का मौका मिलता है तो दिमाग हमारा ठीक से काम करता है। उसी तरीके से हमारा जो 3 सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्यून सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ब्रेन का काम है इन तीनों में कोऑर्डिनेशन बनाए रखे और इनको ठीक से काम करने दे। अगर एंडोक्राइन सिस्टम काम नहीं करेगा तो डायबिटीज़ और ये सब होगा। अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा आदमी कोमा में भी जा सकता है। अगर इम्यून सिस्टम काम नहीं करेगा तो बीमार। तो ये सब चीज़ें हम साइंटिफिकली उसमें समझाते हैं। सावित्री मैंने समझाई कि सावित्री ने अपने ब्रेन को के इम्यून उसको क्या कहते हैं ग्लियल सेल को पूरी तरीके से काम करने दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वो ठीक तरीके से चीज़ों को समझ पाई और मौत के मुंह से अपने पति को वापस ले आई। ये वही सावित्री है जो आपने बोला है? ये वही सावित्री है। ओके तो ये उस सावित्री की बात कर रहा हूँ। ओके. वुमेन एम्पावरमेंट का जो चल रहा है उसके बारे में इस किताब में कुछ है? हाँ है ना, बोलिए ना. कि ऐसे समझें आप, पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं वो ईर्ष्या के होते हैं। ओके. जब ईर्ष्या कम होती है तो हम प्यार कहते हैं, जब बढ़ जाती है थोड़ी होती ज़्यादा होती है तो हम लड़ते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है तो विदेशों में अलग हो जाते हैं, यहाँ टूटते रहते हैं। तो ईर्ष्या, तो सावित्री मैंने बताया कि सावित्री ने अपने ग्लियल सेल को काम करने दिया। ओके. जब ग्लियल सेल को काम करने दिया तो उसे ये मौका मिला कि वो यमराज से सवाल कर सके। अपोजिट अट्रैक्ट्स, हाँ. लेकिन वो आगे तब चलते हैं जब उनके जीवन में ये जीवन मूल्य समान होते हैं। अरे खरं म्हणजे ना अनेक गोष्टी या ठिकाणी त्यांच्याशी बोलता येऊ शकतील, परंतु खरं म्हणजे ते आजारी आहेत आणि आजारी असल्यामुळे एकसंघ बोलणं त्यांना म्हणजे एकदम त्यांना बोलणं खूप थोडं त्रासाचं होतं. आपके बारे में बोलना चाहूँगा कि आप अभी एक साइकोलॉजिस्ट है, फिर भी आप बीमार है, आपको अस्थमा की तकलीफ़ है.
आपको भी खुद के बारे में लगता रहेगा ना कि एज अ साइकोलॉजिस्ट ये सबसे बाहर निकलूं, तो आप क्या बोलेंगे इसके बारे में? आपकी जो तकलीफ है, आपकी पारिवारिक जो तकलीफ आहे इसके बारे में भी कभी जाना जाता है? आप तो अभी नेरे में रहते अकेले, म्हणजे ते आता एकटेच राहतात खरं म्हणजे त्यांच्या परिवारासोबत नाही, एवढ्या चांगल्या ठिकाणी काम करून देखील ते एक वेगळं जीवन जगत आहेत, स्वतंत्र जीवन जगत आहेत. तो इसके बारे में जो क्या बोलेंगे आप? खुद आप कुछ तकलीफ में है, परिवार के संबंध के बारे में भी आप अकेले रह रहे हैं, अगर आप बोलना चाहे तो? मैं ऐसे कहूँगा कि जब मैं शादी करने जा रहा था तो मेरी माँ ने सवाल किया कि इसकी माँ के 2 पति हैं, इसने किया तो मैंने पहले तो करेगी नहीं, और अगर किया तो मैं वो नहीं करूँगा जो इसके बाप ने किया. उसके बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मेरी पत्नी किसी और के साथ रहने लगी, और वो अब जब वो रहने लगी तो वो ये चाहती थी कि मैं उसी के उसको एक्सेप्ट कर लूँ. वो मैंने नहीं किया. तो 3 बेटे हैं मेरे, तो तीनों बेटे, और बेटे को उसने समझा दिया, वो मुझे मारने आता था. तो लोग कहते तो मारो, मैं बोला साले तमाम ज़िंदगी पीटेगा मेरे को. तो मैंने उसको नहीं मारा. उसके बाद मैं फिर मैंने ट्रांसफ़र करा लिया बम्बई. तो मैं यहाँ रहने लगा. RTI करके है, ONGC का जो हॉस्पिटल है उसके सामने, वहाँ पर. तो वहाँ मैंने किया, वहाँ मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया कि तो वो ये था कि मैंने लोगों को इच्छा करना सिखाया, और उससे वो ठीक हुए. अब वही इच्छा मैं भी कर रहा हूँ. जैसे कि? हाँ, इच्छा करने का भी ढंग होता है. तो अभी मेरे को एक योगा एक्सपर्ट मिले हैं, वो मेरे को 2 दिन वो कराएंगे. म्हणजे त्यांचं म्हणणं आहे की सायकोलॉजिकली तुम्ही एखादी इच्छा केली की ती इच्छा पूर्ण होऊ शकते आणि त्याच्यानं तुम्हाला मार्ग मिळू शकतो. अर्थात इच्छा तिथे मार्ग, हे जे आपण बोलतो त्याच पद्धतीनं आप खुद इच्छा कर रहे, तो ये आपकी यानी बीमारी के बारे में आप बोलेंगे. जैसे कि आप इच्छा करें कि आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो जाएगा? हो जाएगा. जैसे कि मुझे अब एक योगा एक्सपर्ट मिले हैं जो मेरे को वो कराएंगे. मैं 18 साल की उम्र से योग कर रहा हूँ, और अब योग कर रहा हूँ तो योग तो मुझे आता है. कहीं मेरे योग करने के ढंग में गड़बड़ हो रही है. कई बार क्या होता है ना, अब रास्ता वही है, आप भटक गए हो. यानी अस्थमा का कारण भी आपकी गलतियाँ है? हाँ, मेरी गलती है. क्या क्या? जैसे कि मैंने सिगरेट पी. ओके. तो अब डिप्रेशन होता है ना, हाँ, तो आप कुछ तो करोगे. हाँ, जिंदगी में कोई ऐसा नहीं है कि बिना गलतियों के नहीं रहता हो. मैंने भी गलतियाँ की है, तो वो डिप्रेशन कि मैंने सिगरेट पी है, अब जो है वो सिगरेट जो है अस्थमा बन गई है. राइट बराबर. तो अब हम लोगों को हॉस्पिटल फैसिलिटी फ्री है. अपोलो में मैं करीब 3-4 साल से लगातार जाता रहा हूँ. तो उन्होंने लास्ट में अस्थमा मेरे को बता दिया. मैंने कहा अब मुझे ठीक करना है, ये नहीं कर सकते. तो मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ. तो पहले से तो बहुत फ़र्क है. यानी पहले जो आपको अस्थमा की तकलीफ थी, आप जो इच्छा करें और उससे थोड़ा आपको बेटर लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं? बहुत बेहतर लग रहा है. अब देखो ना, आप अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक मुझे हर साल खांसी रहती थी, ज़बरदस्त खांसी रहती थी. और वो तो खांसी रहती थी हर साल नहीं. अब वो खांसी तो नहीं है ना. अजून एक त्यांचं पुस्तक आहे खुला आकाश. खुला आकाश एक किताब है, इसके बारे में कुछ एकदम कम से कम शब्दों में बोलना चाहेंगे आप? मरने की एक्टिंग का अभ्यास. क्या? मरने की एक्टिंग का अभ्यास खुला आकाश में. यानी कि आप ये सोच रहे हो कि आप मर गए,
अब मर गए तो क्या होगा? कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा। आपने उसको महसूस करना और 20 मिनट 20 मिनट वो अभ्यास करो तो क्या होगा? आप संस्कारों से मुक्त हो जाओगे। हमारी सबकी प्रॉब्लम क्या है? हम संस्कारों में बंधे हुए हैं। हम कहते हैं भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती। अजून एक पुस्तक आहे, म्हणजे अगदी थोडक्यात आपण एखाद्या पुस्तकाविषयी आपण हे करत आहोत. मेरा शरीर मेरे भगवान का मंदिर असंच एक हे पुस्तक आहे. अगदी थोडक्यात काय सांगू शकाल या पुस्तकाविषयी? भाई मेरा जन्म देने वाला कौन है? मेरा पिता। वही तो मेरा भगवान हुआ। और उसी तरीके से लड़कियों के बारे में लड़कियों को ये नहीं सोचना, उन्हें उनमें जो लड़की होने के गुण हैं उनको वो कितना प्यार करती हैं, कितना उस पर गर्व करती हैं, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो उनका शरीर जो है किस तरीके से उनकी मदद करेगा। तो ये है। दूसरी क्या चीज़ होती है, हमारी सबकी प्रॉब्लम है पेरेंटिंग, कि माँ अपने गर्भ में बच्चे को कितना सीखने का मौका देती है। जन्म पीने और कैसे क्या कर, उसी तरीके से जब वो जन्म लेता है तब क्या करती है, कितना धैर्य की ट्रेनिंग देती है। क्यों? जीवन में योग्यता काम आती है लेकिन शुरू में, बाद में जो काम आता है धैर्य काम आता है। अगर आप में धैर्य है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हम में धैर्य नहीं होते। आप मेरी बात क्यों सुनोगे? असं सगळ्या गोष्टींवर सायंटिफिकली आणि विचार करून ह्या सगळ्याचं मार्गदर्शन ते करत आहेत. त्यांची एक वेबसाईट देखील आहे आणि त्याच्यावर देखील त्यांनी त्यांचा अनुभवांचा एक अनुभवांची एक शिदोरी त्या ठिकाणी तुम्ही त्यांनी नोंदवलेली आहे. आपकी वेबसाइट के बारे में क्या बताएगा? मेरी वेबसाइट है magicthroughart.com। उसमें मैं 15 साल के लड़के लड़की उनका ये जान लेता हूँ, जब वो 30-35 साल का होगा, काम करेगा तो क्या करेगा, शादी होगी तो कैसी होगी, बीमारी होगी तो क्या होगी। मेरा सारा लिखने का उद्देश्य है कि लोगों को मैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकूं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने का मतलब मानवीय स्वभाव और उसकी विकृतियों के साथ हम किस तरीके से अपने नागरिकों को तैयार करें कि वो ऐसे निर्णय ले सकें जो उनकी भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करें। ये अगर हम कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ओएनजीसी में एज अ साइकोलॉजिस्ट आप थे, तो उस समय का आपका योगदान क्या है, थोड़े में बताएं एकदम कम शब्द में। चेयरमैन ओएनजीसी को ये बताता था कौन मैनेजर रिजल्ट देगा, कौन नहीं देगा, मतलब उसको नेचर की सपोर्ट कितनी मिलेगी। और वो कंपनी जो सन 80 में डूबने के कगार पर थी, उसको कर्नल वाई ने वर्ल्ड की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया और राजीव गांधी सरकार ने उनको पद्म विभूषण की उपाधि दी। इसके बाद जो आता है भारत रत्न आता है, तो भारत रत्न ने जो किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वो रिटायर हुए वीपी सिंह की सरकार में, तो रिटायर हुए थे दिल्ली से, वो मेरी रिपोर्ट रखते थे देहरादून में। वो उन लोगों के हाथ लगी जिनके बारे में लिखा था, और उसके बाद फिर मेरा बुत भरा गया। मतलब 90 से लेकर के 2006 तक मुझे हर एक ने एक्सप्लॉइट किया, मेरा शोषण किया, मेरे को गालियाँ दी, सब कुछ किया। लेकिन मैंने जो है
ओएनजीसी के लिए काम किया, क्योंकि मेरा अपना मानना ये, मुझे क्या था कि मुझे समर ट्रेनिंग मिलते थे, तो वो उनके थ्रू मैं ओएनजीसी की पॉलिसीज़ को स्टडी करता था। और जैसे मैंने बताया, एक डायरेक्टर एचआर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी किताब पर उनका नाम पहले आ जाए है। मैं बोला भाई मैं तो रातों में जाग के लिखता हूँ, दिन में लिखता नहीं, इसलिए कि वो कहेंगे झाड़ू लगाऊँ तो लगाऊँगा लेकिन नाम नहीं दूँगा। तो वो मुझसे नाराज़ हुए, उन्होंने मुझे प्रमोट नहीं किया। जो काम मुझे 85 में मिल जाना रहा, वो उस पोजीशन से मैं 2006 में रिटायर हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे एक आगळं वेगळं असं व्यक्तिमत्व आहे. खरं म्हणजे जीवनाचा खूप मोठा अनुभव त्यांच्याजवळ आहे. स्वतः अनेक पुस्तकं त्यांनी लिहिलेले आहेत. अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये त्यांनी मोठं योगदान दिलेलं आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांनी कामगारांना ट्रेनिंग दिलेले आहे, तिथले ऑफिसर्स असतील त्यांना ट्रेनिंग दिलेलं आहेत. अशा पद्धतीचं एक आगळं वेगळं त्यांचं जीवन आहे. कठोर देखील अनुभव त्यांना जीवनाच्या आहेत आणि या अनुभवाच्या जोरावरच ते या सगळ्या बाबतीत मार्गदर्शन करत असतात. परंतु तरी देखील एक एकाकी जीवन ते आजकाल जगत आहेत, हे देखील वस्तुस्थिती आहे. तुम्हाला यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर, डॉक्टर विनोद कुमार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर तुम्हाला काय वाटतं त्याविषयीची तुमची प्रतिक्रिया अवश्य नोंदवा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट यासिन खानसह सागर राजे, प्रभात न्यूज करता, खांदा कॉलनी.